जय हिंद दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू चैप्टर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। और इस चैप्टर के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये आज का सेशन। देखो दोस्तों, यहां पे मैं आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में इंफॉर्मेशन दूं उससे पहले एक बेसिक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जब आप लॉ पढ़ते हो तो कहीं पे आप वर्ड देखते हो एक्ट लिखा हुआ है, या कहीं पे लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस, या कहां पे लिखा हुआ है कोड। तो ये सब अलग अलग चीजें क्या है सर, इसमें हमको कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं यहां पे आपको पहले बेसिक सी चीज क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले एक्ट हम किसे कहेंगे? तो जब भी कोई लॉ बनता है जिसमें सबसे पहले उस लॉ को ड्राफ्ट करती है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके बाद उसको पास किया जाता है फ्रॉम द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर दो हाउस कौन से आते हैं? पहले होता है हमारा लोअर हाउस, जिसको कि हम लोग कहते हैं लोकसभा, और उसके ऊपर होता है अपर हाउस, जिसको कि हम लोग कहते हैं राज्यसभा। ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में से ये पास होता है, और उसके बाद फाइनली इसके ऊपर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अपनी सिग्नेचर करके उसको अप्रूव करते हैं। तब जो बनता है उसको हम कहते हैं एक्ट। क्लियर हो रहा है? तो एक्ट में क्या होगा दोस्तों? पहले पार्लियामेंट्री कमेटी उसको ड्राफ्ट करेगी, देन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोअर हाउस एंड देन अपर हाउस वो उसको अप्रूव करेंगे, और लास्ट में यहां पे हमारे प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं। जबकि दूसरा आप वर्ड सुनते हो ऑर्डिनेंस। तो ये ऑर्डिनेंस क्या है? तो जब हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई लॉ डायरेक्टली पास करते हैं, मतलब ये सारा प्रोसीजर नहीं हुआ है, यहां पे हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर ने डायरेक्टली कोई लॉ बनाया जो कि इनके पास पावर है ये करने का, तो उसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस पास हुआ है। एंड लास्ट वन कोड, जो कि हमारा ये चैप्टर भी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये कोड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि यहां पे कोई न्यू लॉ नहीं बना है, बट देयर इज क्वालिफिकेशन और अमेंडमेंट इन द ओल्ड लॉज और रूल्स। मतलब जो पहले कोई लॉ या रूल्स थे उसी के अंदर यहां पे अमेंडमेंट किया गया है, क्वालिफिकेशंस यानी कि इंपॉर्टेंट नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं, एंड देन उसको कोडिफाई कर दिया है, मतलब प्रॉपर फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। तो इसको कहते हैं हम लोग यहां पे कोड। और ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है दोस्तों, ये भी कोड ही है। मतलब कि ये कोई नया लॉ नहीं बना हुआ है, बट जो पुराना कोई लॉ या एक्ट या रूल था उसी के अंदर यहां पे नेसेसरी चेंजेस करके उसको कोडिफाई कर दिया गया है, और इसलिए उसको कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्लियर? तो यहां पे आज के सेशन में मैं आपको इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। यहां से हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है? तो ध्यान से समझ लेना। देखो, सबसे पहले तो सीआरपीसी 1898 वाज रिप्लेस्ड बाय सीआरपीसी 1973। मतलब ये जो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअली में कब बना था? 1898 में, और उसी को यहां पे रिप्लेस करके यानी कि सीआरपीसी 1898 को रिप्लेस करके आया है सीआरपीसी 1973। और यहां पे ये जो सीआरपीसी है वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन 25 जनवरी 1974। पार्लियामेंट ने ये सीआरपीसी 1973 को एनेक्ट किया था 1974 में, 25 जनवरी 1974, और वो एप्लीकेबल कब से हुआ था? एंड मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1974। क्लियर? तो यहां पे तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने की आई कि जो सीआरपीसी 1898 था उसको रिप्लेस करके आया है सीआरपीसी 1973। ये जो सीआरपीसी 1973 है was enacted by parliament on 25th January 1974 and it was made effective मतलब applicable from 1st April 1974 and CRPC is divided in 484 section, 2 schedules and 37 चैप्टर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद रखना, पर इसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें आने वाले हैं। तो यहां पे ये सिर्फ याद रखना कि कौन कौन सी चीजें या कितनी चीजें सीआरपीसी में है। तो सीआरपीसी इज डिवाइडेड इन 484 सेक्शन, 2 शेड्यूल्स and 37 chapters. Now criminal procedure code is a procedural law
ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि जो सीआरपीसी है ये प्रोसीजरल लॉ है विच प्रोवाइड्स द मशीनरी टू पनिश द ऑफेंडर टू द सब्सटेंसिव लॉ ऑफ इंडियन पीनल कोड। देखो यहां पे सीआरपीसी के साथ कनेक्टेड है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये दोनों कोड है दोस्तों वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो आईपीसी है, जो आपने कई बार मूवीज में भी सुना होगा कि आईपीसी की दफा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो यहां पे आईपीसी के अंदर मींस आईपीसी जो है वो सब्सटेंसिव लॉ है जहां पे क्राइम को या ऑफेंस को मेंशन किया गया है, जबकि जो सीआरपीसी है उस क्राइम या उस ऑफेंस के लिए प्रोसीजर कैसे चलेगा वो दिखाया गया है, और इसीलिए सीआरपीसी को यहां पे प्रोसीजरल लॉ कहा है। इसके अंदर प्रोसीजर दिखाया गया है कि कैसे ये पूरा केस चलेगा अगर आपने कोई क्राइम या ऑफेंस किया है तो। इसलिए यहां पे क्या कहा है कि सीआरपी इज अ प्रोसीजरल लॉ, और जो क्या डिफाइन करता है कि कैसे हमें ऑफेंडर को पनिश करना है, क्या पनिश करना है या क्या गुना हुआ है वो नहीं डिफाइन करता कि भाई ये गुना हुआ है तो प्रोसीजर कैसे चलेगा, ये हमको मिलेगा सीआरपीसी में। एंड दैट इज व्हाई दीज टू एक्ट यानी कि सीआरपीसी एंड आईपीसी आर टू बी रीड टुगेदर, ये दोनों को साथ में समझना चाहिए। इंडियन पिनल कोड लेस डाउन व्हाट इज एन ऑफेंस। आईपीसी के अंदर आपको यह मिलेगा कि ऑफेंस क्या है, और सीआरपीसी लेस डाउन द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल एंड पनिशिंग। ट्रायल मतलब कोर्ट में केस चलाना, तो कोर्ट में केस कैसे चलेगा और पनिशमेंट कैसे मिलेगी उस ऑफेंडर को, यह दिखाया गया है सीआरपीसी में। दोनों को ध्यान से समझो। आईपीसी क्या डिफाइन करता है, व्हाट द ऑफेंस इज, कि भाई आपने क्या ऑफेंस किया है, क्या क्राइम किया है, और सीआरपीसी आपको क्या बताएगा कि आपने ये जो क्राइम किया है तो उसका केस कैसे चलेगा और उसकी पनिशमेंट कैसे मिलेगी ऑफेंडर को, ये हमको सीआरपीसी में दिया गया है जो कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पे दोस्तों हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीआरपीसी वाला सेशन खत्म हुआ, एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह के एक्सीलेंट एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में अवेल करने के लिए अपने सारे दोस्तों को सजेस्ट करो कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको लोवेस्ट फीस पे एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं और आप भी इसमें कैश रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग, ऑलवेज बिलीव that you are intelligent. Just work smart and achieve more result with SAS Institute of Commerce. God bless you all.